नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मृदुल एजुकेशन एनालिसिस चैनल। मैं आपका मृदुल। आज मैं आपको बताऊंगा 1835 का चार्टर एक्ट अधिनियम जो है उसके बारे में विशेषताएं। 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है और जो कि केंद्रीय प्रशासन की नींव तो 1773 के समय में ही पड़ गई थी, जब रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ाया था, आपको बताया था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि प्रशासन की नींव रख दी गई थी। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण ये एक्ट है कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम एक्ट है ये प्रशासन के लिए, प्रशासनिक ढांचे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी केंद्रीय प्रशासन के लिए। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, उसका कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए किया जाता है क्योंकि एक केंद्रीकरण करना है, उसको सेंट्रलाइजेशन करना है, फेडरल बनाना है। उसका मुख्य कारण ये है कि जब एक हेड बन जाएगा, पहले क्या था कि जब हमने 1784 का पढ़ाया था तो उसमें हमने ये बताया था कि बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनका हेड बना दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था वो हेड बनाया गया था इन दोनों का। हालांकि काम ये भी करेंगे विधायी जो बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर जितने काम आते हैं वो भी करेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव जो उनके अंडर में जो ऑफिसर्स काम करते हैं, जो प्रशासनिक ढांचा है, वो भी एग्जीक्यूटिव वाला भी काम होगा। बट यहाँ पर क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनता है। तो विलियम बेंटिक को यहाँ पर असीमित अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। और दूसरी तो नई बात ये है कि नागरिक व सैन्य शक्तियां उसमें भी थी, क्योंकि वहां पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके पास भी ये शक्तियां आ चुकी थी। बट वहां पर कुछ क्या था कि बम्बई और मद्रास में भी बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी शक्तियां प्रदान थी। यहाँ पर विलियम बेंटिक को, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को, नागरिक व सैन्य शक्तियां इसी के हाथ में चली जाती हैं। यानी कि इसके पास एक बोल सकते हैं एब्सोल्यूट पावर हो जाता है, सीमित अधिकार इसके पास आ जाते हैं। और बम्बई व मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी जितनी शक्तियां थी उससे वंचित कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो विधायिका लेजिस्लेशन है जिससे हम लोग कानून को बनाते हैं, ये अपने लिए खुद के लिए वहाँ वहाँ जहाँ पर बम्बई में रह रहे हैं या जिस जगह के गवर्नर है, जैसे बम्बई और मद्रास के गवर्नर है, तो ये वहाँ के लिए भी कानून नहीं बना सकते थे। कानून का जो हेड है, आप केवल एक एक ढांचा बने रही है। बम्बई व मद्रास के गवर्नर जैसे जिस तरीके से स्टैचू खड़ा कर दिया जाता है, बस आप उस तरीके से हैं। लेकिन जो बिल्कुल हेड है, जिसके पास सारी शक्तियां निहित हैं, वो बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि इसको हमने भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पर 1833 के चार्टर अधिनियम के थ्रू बना दिया गया। दूसरी चीज इसमें यह है कि 1833 के चार्टर अधिनियम एक्ट में जो पहले कानून बनने थे, जैसे 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट जो था रेगुलेटिंग एक्ट में ये एक रेगुलेशन है, यानी कि एक नियामक एक्ट है। नियामक एक्ट का मतलब वहां से ब्रिटिश की संसद से पास किया गया, पास भी नहीं किया गया, एक महारानी के थ्रू वो अ, वो आपका एक्ट आया वहां से, कानून के रूप में नहीं, एक मतलब नॉर्मल कानून के रूप में बन के आया। और ये एक जो चार्टर होता है, चार्टर एक महाधिकार पत्र होता है। इसको हम लोग महाधिकार पत्र या विशेष सूचना या अधिकार पत्र के नाम से जानते हैं। तो ये महाधिकार पत्र था। तो आप ये कंपनी को राइट्स थे। ये महाधिकार जो पत्र आया था, चार्टर जो बना था, वो कंपनी के लिए था। कंपनी इस तरीके से ये काम करेगी। अब वो सारी चीजें थी रेगुलेशन की। अब यहाँ पर क्या है कि पहले वाले जो कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया। नियामक कानून का मतलब जो रेगुलेशन एक्ट होते हैं, जो नॉर्मल एक बना के वहां से भेज दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि जो अब के कानून बनेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद, जो कानून भी बनाए जाएंगे, जो नए कानून बनेंगे, उनको हम लोग एक्ट या अधिनियम के नाम से जानेंगे। यानी कि जो जैसे कि अपने संसद में
पहले क्या होता है कि संसद में कोई भी बिल कोई भी विधेयक है, तो उसको पहले या लोकसभा के पास जाए या आपकी राज्यसभा के पास जाए। तो दोनों जब पास करेंगे तो इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं। साइन करने के बाद वो जो बिल होता है, विधेयक होता है, वो अधिनियम में पास हो जाता है, यानी कि एक कानून में पास हो जाता है। उसी तरीके से अब यहाँ पर वो वहाँ से ब्रिटिश संसद से पास हुआ और ये इसके बाद यहाँ पर जो भी कानून लागू होगा, वो अधिनियम के रूप में, यानी कि एक पावरफुल कानून है, जो जिस पावरफुल कानून होने के साथ-साथ जो भारतीय गवर्नर जनरल है, उसको यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट है, असीमित अधिकार भी प्रदान कर दिए गए हैं। ये अब यहाँ पर नागरिक व सैन्य शक्तियाँ भी, इसका मतलब ये है कि जो सिविल शक्तियाँ हैं या सैन्य की, जो आर्मी की, फौज की या जो भी पुलिस है वहाँ की, उसकी जो सारी शक्तियाँ हैं, सिविल और सैन्य दोनों से शक्तियाँ जो हैं, वो विलियम बेंटिक के पास, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। यहाँ पर विधायिका, यानी कि ये कानून कोई नहीं बना सकते थे, वहाँ के लिए भी कोई कानून नहीं बना सकते थे। उसका आपको हम बताएँ कैसे? जैसे कि अपने यहाँ 3 सूचियाँ होती हैं। एक आपकी संघ सूची होती है और एक आपकी समवर्ती सूची मान लो हो गई, समवर्ती, और एक सूची हो जाती है आपकी राज्य सूची। तो ये 3 सूचियाँ होती हैं। अब इसमें सेंट्रलाइज़ करने का इनका काम क्या था कि संघ सूची अगर चाहे तो राज्य के कानून कि छीन ले कि हम आपको कानून नहीं बनाने देंगे। तो समवर्ती सूची में कंक्रीट जो लिस्ट होती है, उसमें ये फेडरल लिस्ट हो गई, ये कंक्रीट, और ये स्टेट वाली आपकी लिस्ट हो जाती है, सूची बन जाती है। तो समवर्ती सूची में इन दोनों के, यानी कि दोनों सम्मिलित में कानून बनाएँगे। यानी कि कुछ हिस्सा इनका भी रहेगा, कुछ हिस्सा इनका भी रहेगा और कानून दोनों का पास पास हो जाएगा और वो कंक्रीट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बट यहाँ पर क्या है कि अगर संघ चाहे तो राज्य वाले कानून की, राज्य तुम कुछ कानून नहीं बनाओगे, और समवर्ती, जाहिर सी बात है, जब राज्य कानून नहीं बनाएगा तो समवर्ती से ये कानून यहाँ से इसके पास से छिन जाएगा। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन, कि फेडरल की जो मेन पावर जो है, वो सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्र की रहेगी, और राज्य की पावर्स जो शक्तियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो गई। पीछे हमने बात की थी कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जा रहे थे, नियामक, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जा रहा था, ये सब सारी चीजें हैं। यानी कि यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियों को बिल्कुल समाप्त किया, यहाँ से व्यापार बिल्कुल क्रॉस हो जाता है, व्यापार बिल्कुल खत्म हो जाता है। केवल प्रशासनिक निकाय, यहाँ पर उनका काम था कि जो जितने ब्रिटिश के भारत में जो ब्रिटिश आधिपत्य जो क्षेत्र हैं, उन पर प्रशासनिक निकाय बनाना, प्रशासनिक बॉडी तैयार करना, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को बिल्कुल तैयार कर देना। यानी कि ये था कि हम इस पर क्या करेंगे, अब राज्य करने वाली चीजें आ रही थी कि अब हम भारत पर राज्य करेंगे, व्यापार करने की तो बात खत्म हुई। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू व्यापार करने की साजिश आई, साजिश होने के बाद फिर ये हुआ कि अब हम धीरे धीरे, कंपनी चाहने लगी कि हम ये करेंगे, प्रशासनिक ढांचा बनाएंगे, अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे, और ये वहां से इनको अधिकार भी मिलता गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि शायद कंपनी के पास पावर ज्यादा ना हो जाए, कहीं हम पिछड़ जाए। तो सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने, इस कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया, केवल प्रशासनिक निकाय रहेगा। अब इनका मतलब था कि हमें इसको, जो ब्रिटिश आधिपत्य जो भारत जो है, उसको हमें अपने आप में बनाना है, अपने देश के रूप में अपने साथ मिलाकर ही चालू रखना है। अब यहाँ पर पहली बार सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का असफल प्रयास। यहाँ पर क्या होता है कि सिविल सेवकों की हेतु एक प्रयास किया गया था। एक ये कोई इसमें ओपन नहीं कर दिया गया था कि बिल्कुल चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्रयास था, ओनली एक प्रयास, जैसे कोशिश बोलते हैं उस तरीके से। तो वहाँ पहले होता क्या था कि लंदन के जो कॉलेज होते थे, तो वहाँ पर पहले कॉलेज में पढ़ो, इसके बाद पद, कार्यालय, सारी चीजें मिल जाती थी। बस यहाँ पर ये क्या था कि सिविल सेवकों है तो भारत में खुली
तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आलोचना की कि ये ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो फिर इसका ये बिल्कुल अनसक्सेसफुल हो गया और ये चालू नहीं हुआ। तो ये थी कुछ 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं, जो आपने अभी सुनी। कैसा लगा हमारा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।